प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें। लखनऊ में लोक भवन के सामने एक शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की। बताया गया कि कन्नौज का रहने वाला ये शख्स अपने गांव के प्रधान और लेखपाल से परेशान था, क्योंकि आरोप है कि उन्होंने उसकी जमीन पर कब्जा करने वाले का साथ दिया और इसी बात से वो इतना मजबूर हो गया कि उसने आत्मदाह की कोशिश की। वो सुबह सुबह लखनऊ में लोक भवन के सामने पहुंचा, जहां से गुजरते हुए उसने खुद को आग लगा ली और जमीन पर गिर गया, जिसके बाद वो छटपटाने लगा। आसपास मौजूद पुलिस वालों और दूसरे लोगों ने जैसे ही ये देखा, वो उस आदमी की ओर दौड़े और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। एक शख्स लगातार कंबल से उसके पैरों पर मारने लगा, जबकि दूसरे ने आग पर पानी डाला। इस बीच वहां कई और लोग भी आ गए, जो अलग अलग तरीके से उस आदमी को बचाने की कोशिश करते दिखे। पुलिस के मुताबिक आत्मदाह की कोशिश करने वाला शख्स 30% जला है। सौभाग्य की बात यह कि जमीन विवाद पूरे देश में शांति व्यवस्था के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। सबसे ज्यादा मारपीट और कत्ल की घटनाएं जमीन के झगड़े की वजह से होती हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए सरकार जमीन से जुड़े रिकॉर्ड ऑनलाइन भी कर चुकी है, लेकिन ग्राम पंचायत की जमीन के पट्टे का पेच सुलझाना प्रशासन के लिए भी अब सिरदर्द बना हुआ। ग्राम पंचायतों की जमीन एक ग्राम प्रधान किसी के नाम पर पट्टा करता है, दूसरा उसी जमीन को किसी और के नाम पर पट्टा कर देता है। लखनऊ में आत्मदाह की कोशिश करने वाले युवक का मामला भी कुछ ऐसा ही। उसने लेखपाल और गांव के प्रधान पर अपने पट्टे की जमीन किसी और के नाम करने का आरोप लगाया। बजट सत्र के मौके पर किसान संगठनों के हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा सख्त कर दी। किसानों के प्रदर्शन के नाम पर 26 जनवरी जैसी हिंसा न हो, इसलिए पुलिस ने किसान आंदोलन वाली जगहों पर पहरा बढ़ा दिया और किसान आंदोलन के केंद्र सिंघू बॉर्डर से करीब 500 मीटर पहले ही सारे रास्ते बंद कर दिए। इस बार किसी तरह की चूक न रह जाए, इसलिए सुरक्षा घेरे को भी मजबूत किया गया। सड़क पर कई स्तर की बैरिकेडिंग के अलावा सीमेंट के कई पिलर भी लगाए गए। हालांकि पहले कुछ मौकों पर प्रदर्शनकारी इस तरह की सुरक्षा को भेज चुके हैं, लेकिन इस बार पुलिस ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली। सीमेंट के जो बोल्डर सड़क पर रखे गए, उनके बीच रेत और सीमेंट का घोल डालकर मजबूत किया गया, ताकि चाहकर भी कोई उन्हें सड़क से हटा ना सके। इसके अलावा सिंघू बॉर्डर पर जो बैरिकेड लगाए गए, उन सभी के ऊपर कंटीली तारें भी बिछाई गई। यहाँ पर अब किसी की भी आवाजाही नहीं है। जो सिविलियंस हैं पूरी तरह से उन पर यहाँ इस इलाके में आने पर पाबंदी लगाई गई है। कई किसान संगठन पिछले 2 महीने से टीकरी बॉर्डर पर भी डटे हैं। वहां पुलिस ने सड़क पर लोहे की लंबी कीलें लगाई, ताकि ट्रैक्टरों पर सवार होकर कोई प्रदर्शनकारी दिल्ली में दाखिल न होने पाए। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के नाम पर दिल्ली में जैसी हिंसा हुई थी, वैसी दोबारा ना हो, इसलिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी और दिल्ली की जिन सीमाओं पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, उन्हें एक तरह से सील कर दी। इन सबके बीच दिल्ली के शाहदरा इलाके की पुलिस ने उपद्रवियों से निपटने के लिए एक नए तरीके का हथियार बनाया, जिसमें स्टील के डंडों पर लोहे की कीलों को लगाया गया। पुलिस ने बताया कि जिस तरह का हमला और उग्र प्रदर्शन 26 जनवरी को किया गया था, उस तरह की स्थिति से निपटने के लिए ये हथियार कारगर साबित होंगे। बाकी इलाकों की तरह शाहदरा में भी निगरानी के लिए पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई। हमारे पूरे ऑफिसर्स इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि ऑन ग्राउंड वो अरेंजमेंट इतना इंटैक्ट रहे कि किसी भी तरह की कोई एंट्री पॉसिबल ना हो दिल्ली की तरफ। जिस गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी के किसान संगठन डटे हैं, वहां जिस तरह का सुरक्षा घेरा बनाया गया, वो पूरे किसान आंदोलन के दौरान देखने को नहीं मिला। पहले तो पुलिस ने अलग अलग कतार में सैकड़ों बैरिकेड लगाए, फिर उनके बीच सीमेंट के बोल्डर रख दिए। इसके बाद पुलिस के सैकड़ों जवान अलग अलग टुकड़ियों में तैनात हो गए, ताकि कोई प्रदर्शनकारी अगर किसी तरह बैरिकेड पार भी कर ले तो पुलिस के सुरक्षा घेरे को न भेद पाए। हालांकि किसानों के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा ने उन लोगों को भी परेशान किया जो अपने काम के लिए सुबह के वक्त घरों से निकले और कई घंटे जाम में फंसे रहे। उपद्रवियों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने सीमाओं पर सख्ती बढ़ाई, लेकिन पुलिस की ये सख्ती सड़क के जरिए अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले लोगों पर भारी पड़ी। सैकड़ों लोगों को ट्रैफिक जैम में फंसे रहना पड़ा, जिसकी एक तस्वीर राजधानी के आनंद विहार इलाके से सामने आई, जहां दिल्ली जाने वाला रास्ता सुबह के वक्त काफी देर तक लगभग ब्लॉक रहा और गाड़ियों में सवार होकर लोग सरकते हुए आगे बढ़े। बजट सत्र है और इसकी वजह से लोग यहाँ से आगे की तरफ न जाएं और किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने इस तरह के इंतजाम किए हैं। एक तस्वीर उस समय की भी सामने आई जब काफी देर तक गाड़ियां अपनी जगह से हिली तक नहीं। उस वक्त एक आदमी अपनी गाड़ी से बाहर निकला और बेबस होकर जैम में फंसी गाड़ियों को देखने लगा। रास्ते तो खुलने ही चाहिए पब्लिक के लिए, परेशानी हो रही है दिन ब दिन। राजधानी के अक्षरधाम इलाके के हालात भी कुछ ऐसे ही मिले। कई रास्ते डाइवर्ट होने की वजह से वहां भी भारी जाम लग गया। काफी देर तक गाड़ियां रेंगती रहीं क्योंकि पुलिस ने आगे बैरिकेडिंग की हुई थी।
जिस वजह से चौड़ी सड़क संकरे रास्ते में तब्दील हो चुकी थी और बड़ी संख्या में गाड़ियों को वहां से गुजरना था। इस बीच केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन के नाम पर अफवाहें फैलाने वाले कई ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि किसान आंदोलन के नाम पर गड़बड़ी फैलाने और देश विरोधी गतिविधियां चलाने वाले 250 ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए। खुफिया एजेंसियों की सूचना पर दिल्ली पुलिस ने इन ट्विटर अकाउंट की लिस्ट बनाई और गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी दी गई। गृह मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को अफवाह फैलाने वाले ट्विटर अकाउंट बंद करने के निर्देश दिए, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। जिन ट्विटर अकाउंट को बंद किया गया उन पर देश विरोधी विचारधारा को बढ़ावा देने के आरोप लगा। सौ बात की एक बात यह कि अविश्वास की खाई जब गहरी हो जाती है तो सुरक्षा की दीवार को मजबूत करना ही पड़ता है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के नाम पर कुछ किसानों ने जो कुछ किया वो देश के साथ विश्वासघात ही था। दिल्ली पुलिस से किसान नेताओं ने जो वादा किया था उस वादे के साथ ही किसानों से दिल्ली पुलिस का भरोसा भी टूट गया। दिल्ली की सीमाओं पर बैरिकेडिंग और पुलिस के हाथों में स्टील की कटीली रॉड उसी टूटे हुए भरोसे का सबूत है। जिन किसान नेताओं ने शांतिपूर्ण आंदोलन का वादा किया था उन्हें दिल्ली में उपद्रव की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन सबने इससे पल्ला झाड़ लिया। सारे किसान नेताओं ने दंगाइयों को रोकने, उनकी पहचान करने की जिम्मेदारी पुलिस पर डाल दी। अब पुलिस वही कर रही है जो किसान नेता चाहते थे। बीजेपी गुजरात निकाय चुनाव में 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को टिकट नहीं देगी। गुजरात में इस महीने होने वाले निकाय चुनाव में बीजेपी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टिकट नहीं देगी। गुजरात बीजेपी की संसदीय समिति ने यह फैसला लिया। साथ ही यह भी ऐलान किया गया कि किसी भी नेता के परिवार के सदस्य या फिर 3 बार चुनाव जीत चुके उम्मीदवार को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में इजरायल के दूतावास के पास हुए धमाके की निंदा की। साथ ही उन्होंने नेतन्याहू को भरोसा दिया कि इस धमाके के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती ने नए वाइस आर्मी चीफ के तौर पर अपना पद संभाल लिया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में के श्रीशा नाम की पुलिसकर्मी का एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में वो एक शव को स्ट्रेचर की मदद से अपने कंधे पर उठाकर ले जाती नजर आई। पुलिस को ये शव वहां एक खेत में पड़ा मिला था। ये वीडियो वायरल होने के बाद आंध्र प्रदेश के डीजीपी ने इस पुलिसकर्मी की तारीफ की। बजट की वजह से शेयर बाजार में भारी तेजी रही। सेंसेक्स 2315 अंक उछलकर 48,601 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 647 अंक ऊपर 14,281 पर पहुंच गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें बर्फ से ढकी सड़क पर एक बेकाबू गाड़ी ने कुछ लोगों को टक्कर मार दी। बर्फ के जमने से वहां की सड़कों पर फिसलन बनी हुई है और यही वजह रही कि एक गाड़ी का संतुलन अचानक बिगड़ गया और वो सड़क की बाईं तरफ जा मुड़ी। वहां बर्फ की मोटी चादर बिछी होने की वजह से उसका ड्राइवर भी गाड़ी पर काबू पाने में नाकाम रहा, जिसके बाद उस गाड़ी ने सड़क किनारे चल रहे कुछ लोगों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। एक आदमी तो इतनी बुरी तरह गिरा कि वो लुढ़कता हुआ थोड़ी दूर तक चलता गया। उसे बचाने के लिए कई लोग उसकी तरफ दौड़े। इस बीच गाड़ी में सवार एक शख्स उतरा और हादसे का शिकार हुए उस आदमी को संभाला। सौ बात की एक बात यह कि जम्मू कश्मीर में इस साल रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। अभी सड़कों के किनारे बर्फ की मोटी परत जमा है। दिन में तापमान बढ़ने पर बर्फ पिघलती है और रात में तापमान 0 से नीचे जाते ही पानी बर्फ की चट्टान में तब्दील होने लगता है। दुनिया में जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, बर्फबारी के बाद ऐसे हादसों का वहां खतरा होता है, क्योंकि सड़क की हालत बर्फ की सिल्ली जैसी हो जाती है। उस पर गाड़ियों के ब्रेक काम करना बंद कर देते हैं। पिछले कई साल से गृह युद्ध की आग में जल रहा सीरिया एक बार फिर कार बम धमाकों से दहल गया। इन धमाकों में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें कईयों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पहला कार बम धमाका उत्तरी सीरिया के अजाज शहर में हुआ, जो इतना ताकतवर था कि आसपास की कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। जिस कार में ब्लास्ट हुआ उसके परखचे उड़ गए, उससे आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। उससे निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। यही नहीं, धमाके की चपेट में आने से आसपास खड़ी कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तबाह हो गई। 5 دقائق سيارة مفخخة مصفوفة على يمين المحل شي 30 متر انفجرت। इस धमाके की वजह से कई लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और जो लोग घायल हो गए उन्हें कुछ लोगों की मदद से फौरन अस्पताल भेजा गया। एक छोटा बच्चा भी बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे एक आदमी गोद में उठाकर एम्बुलेंस की तरफ ले जाता दिखाई दिया। बाद में कुछ लोग कार में लगी आग को बुझाने में जुट गए। इसी तरह का एक दूसरा कार बम धमाका अजाज शहर से 50 किलोमीटर दूर एक गांव में हुआ।
सौबात की एक बात यह कि विद्रोह की आग किसी देश में लग जाए तो उसे खंडहर में तब्दील होने से कोई नहीं बचा सकता। सीरिया भी विद्रोह की ऐसी ही आग में कई साल से झुलस रहा है। वहां कुछ हिस्सों पर आतंकियों का कब्जा है, कुछ हिस्सों पर कुर्द विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। इसका फायदा उठाकर दुनिया के कई देश वहां अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं। सीरिया की सरकार रूस की मदद से विद्रोहियों पर बम बरसा रही है, तो विद्रोहियों को तुर्की की सेना ने शह दे रखी है। बीच बीच में अमेरिका भी आईएस के आतंकियों के ठिकानों पर बम बरसाता रहा है। वहां कौन किससे लड़ रहा है अब तो यह भी समझ में नहीं आ रहा। गुजरात के सूरत से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक टायर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हालांकि आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि चंद मिनटों में पूरी फैक्ट्री धधकने लगी। उसका एक भी हिस्सा ऐसा नजर नहीं आया जहां से आग की खतरनाक लपटें निकलती दिखाई न दे रही। फैक्ट्री के अंदर केमिकल मौजूद होने से आग काफी तेजी से भड़की। आग से निकलने वाले काले धुएं ने भी पूरी फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर लिया। हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के लोग भी घटना वाली जगह पहुंच गए और आग बुझाने में जुट गए। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन पर अपनी ही पत्नी को गायब करवाने का शक जताया जा रहा है। न्यूज 18 के अरुण जोयाल की रिपोर्ट है कि किम जोंग उन की पत्नी री सोल जू पिछले 1 साल से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आई है। ऐसे में अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि किम ने ही उनको गायब करा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक किम की पत्नी को आखिरी बार 25 जनवरी 2020 को देखा गया, जिसमें वो राजधानी प्योंगयांग में एक समारोह के दौरान अपने पति किम जोंग उन के बगल में बैठी हुई थी, लेकिन इसके बाद से उन्हें नहीं देखा गया। यहां तक कि 10 अक्टूबर 2020 को प्योंगयांग में मिलिट्री परेड का आयोजन किया गया, जिसमें भी वो मौजूद नहीं थी। हालांकि एक दूसरी रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि किम की चाची की तबीयत बेहद खराब है और री सोल जू उनकी देखभाल कर रही हैं। मध्य प्रदेश के अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, क्योंकि कुछ रोज पहले मुरैना में जहरीली शराब पीने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही पूरे राज्य में अवैध शराब के कारोबारियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। और इसी कड़ी में इंदौर में अवैध शराब बेचने वाले कुछ ढाबों पर बुलडोजर चला दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में प्रशासन की टीम खुदाई करने वाली मशीन से हाईवे के किनारे बने ढाबे को ध्वस्त करती दिखी। इसी तरह एक दूसरे इलाके में भी प्रशासन ने सड़क किनारे बने ढाबों को जमींदोज कर दिया। यूरोप के देश बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में कोरोना वायरस की वजह से लगी पाबंदियों का विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, जिनमें कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहां हाल ही में महामारी की रोकथाम के दिशा निर्देशों को मार्च तक बढ़ा दिया गया, जिनकी वजह से लोगों की मौज मस्ती में रुकावट बनी रही, जो कि वहां के लोगों को नागवार गुजरा और उन्होंने प्रदर्शन की इजाजत लिए बिना अपने अपने घरों से निकलकर सड़कों पर जुटना शुरू कर दिया। ऐसे में पुलिस को उन पर कार्रवाई करनी पड़ी, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। एक तस्वीर में गिरफ्तारी से बचने के लिए एक महिला ने पुलिस वालों के चंगुल से भागने की काफी कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसे पुलिस के सामने घुटने टेकने ही पड़े। वहां से सामने आई एक दूसरी तस्वीर में डॉग स्क्वाड में शामिल कुत्ते ने एक प्रदर्शनकारी को पीछे की तरफ धकेल दिया। जो लोग नहीं मान रहे थे उन पर सख्ती भी बरतनी पड़ी। एक आदमी के दोनों हाथों और पैरों को पकड़कर कुछ पुलिस वालों ने उसे सड़क पर उल्टा लेटा दिया। हंगामे को शांत करने के लिए सिर्फ उसे ही नहीं, उसके साथ मौजूद कई लोगों के हाथों को पीछे की तरफ बांधकर उन्हें एक जगह बैठा दिया गया। कार्रवाई से पहले कई लोगों ने हाथों में प्लेकार्ड लेकर वहां की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सौबात की बात यह कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में लोगों का दिमाग खराब करना शुरू कर दिया है। खासकर यूरोप के देशों में पाबंदियों का विरोध भी संक्रामक बीमारी की तरह ही फैल रहा है। आसपास के देशों का हाल देखकर बेल्जियम की सरकार को भी अंदेशा था कि लोगों को बंदिशें हजम नहीं होने वाली। विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए वहां पुलिस भी तैयार थी, लेकिन जिन लोगों को महामारी का डर नहीं, वो भला पुलिस की परवाह क्यों करने लगे। दुनिया के कई देशों में अब सरकारों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द यही है कि लोग ये मानने को तैयार ही नहीं हैं कि अब कोरोना के साथ ही जीना होगा। वो अब भी पहले की तरह सैर सपाटा, पार्टी, मौज मस्ती करना चाहते हैं। इसलिए रात का कर्फ्यू और बार रेस्टोरेंट बंद करने का आदेश भी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं दीपक बिष्ट। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने राजस्थान के भरतपुर से उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिस पर दिल्ली पुलिस के 200 पुलिसकर्मियों के इस्तीफे की फर्जी खबर चलाने का आरोप है। इस आरोपी के साथ एक नाबालिग को भी पुलिस ने इस मामले में पकड़ा है। आरोप है कि किसान आंदोलन राजस्थान नाम के फेसबुक अकाउंट से इस्तीफे की फर्जी खबर फैलाई गई थी। और क्या पता चल रहा है दीपक?
देखिए, इनकी जो जानकारी मिली थी 2 दिन पहले से लगातार सर्कुलेट किया जा रहा था किशोर, और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये पूरी जानकारी लेकर एक शिकायत दी थी साइबर सेल को, जिसके बाद साइबर सेल ने राजस्थान से इन दोनों की गिरफ्तारी इसे पकड़ा है, और साथ ही एक शख्स ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया है जो पूरे नेटवर्क को चला रहा था, और लगातार 200 पुलिसकर्मियों के जो दिल्ली पुलिस के बताए जा रहे थे उनको वायरल करके ये बोल रहा था कि इन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद इन्हें धर दबोचने के लिए पुलिस की गई थी और उन्हें वहां से लेकर आई है। शुक्रिया दीपक आपका। बंगाल में ममता बनर्जी को फिर झटका लगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को एक और झटका लगा। डायमंड हार्बर विधानसभा सीट से विधायक दीपक हलदार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने एक ट्रक से अवैध शराब की 447 पेटियां जब्त कर ली। पकड़ी गई इस शराब की कीमत 25 लाख रुपए बताई गई। ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि बिहार सप्लाई के लिए ले जा रहा है। इसकी आपूर्ति चंडीगढ़ से की गई। महाराष्ट्र के भिवंडी में मुंबई नासिक हाईवे पर एक कार ने बस को टक्कर मार दी, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया पर पहली बार अपनी बेटी के साथ तस्वीर शेयर की। साथ ही अनुष्का ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम वामिका रखा है। तमिलनाडु की टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी अपने नाम कर ली। उसने अहमदाबाद में खेले गए फाइनल मुकाबले में 7 विकेट से जीत हासिल की। मुकाबले में बड़ौदा की टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट पर 120 रन बनाए थे, जिसके बाद तमिलनाडु ने यह लक्ष्य 18वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। एमपी के इंदौर से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां एक टोल प्लाजा पर कुछ दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया और वहां के कर्मचारियों को खूब पीटा। उनके बीच किस बात पर विवाद हुआ ये तो पता नहीं चला, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी टोल कर्मचारी को पकड़कर पीटता नजर आया। अपने साथी को पिटता देख कुछ और कर्मचारी उसे बचाने दौड़ पड़े, लेकिन इसी बीच उस आदमी के कई साथी भी वहां आ गए और फिर उन सबके बीच जंग शुरू हो गई। वो सभी ऐसे लड़ रहे थे जैसे कि एक दूसरे के खून के प्यासे। इस मारपीट में कई लोग घायल भी हो गए। हमारे स्टाफ को मार पिटाई की, जख्मी किया, 3-4 लोग घायल है। वहीं टोल प्लाजा पर हुए इस हंगामे की वजह से वहां अफरा तफरी जैसे हालात बन गए और काफी देर तक कई गाड़ियां फंसी रहीं। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पनडुब्बी घोटाले के आरोप में घिरे नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग पर वहां पिछले कई महीनों से प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। वहां से सामने आई तस्वीरों में कुछ ऐसे ही हालात दिखे, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने हंगामा कर रहे लोगों पर पानी की बौछार की ताकि उग्र होते लोगों को तितर बितर किया जा सके। इससे पहले सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, क्योंकि पनडुब्बी घोटाले के आरोप में फंसे नेतन्याहू को घेरने के लिए कुछ लोग नकली पनडुब्बियां लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्हें हाथों में उठाकर नेतन्याहू के आवास की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन सुरक्षा में तैनात जवानों ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया। जिसके बाद प्रदर्शनकारी भड़क गए और वो लोग बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ गए। हालांकि जवानों ने उन लोगों पर सख्ती बरती और उनके इरादे को नाकाम कर दिया। उत्तर प्रदेश के आगरा से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां एक एक्सप्रेसवे पर चलते ट्रक में आग लग गई, जिससे वहां कुछ देर के लिए दहशत मच गई। आशंका जताई गई कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ और जो तस्वीरें सामने आई उनमें ट्रक आग में घिरा दिखाई दिया। उसके पीछे के हिस्से से तेज लपटें उठ रही। वहां मौजूद दमकल कर्मी लपटों को शांत करने के लिए उस पर पानी की बौछार करते नजर आए, लेकिन आग काफी फैल चुकी थी। हालांकि कुछ देर के बाद दमकल ने हालात पर काबू पा लिया। हादसे की वजह से सड़क पर काफी देर तक ट्रैफिक भी रुका रहा। बताया गया कि ट्रक के क्लीनर और ड्राइवर वक्त पर बाहर आ गए, जिससे उनकी जान बच गई, लेकिन हादसे में ट्रक बर्बाद हो गई। एक रिसर्च में पाया गया कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के महज कुछ घंटों में ही फेफड़ों को खोखला करना शुरू कर देता है। News18.com की रिपोर्ट है कि अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी और कुछ दूसरे वैज्ञानिकों ने कोरोना के हमले के 1 घंटे बाद से फेफड़ों पर नजर रखनी शुरू की और ये देखकर वो भी दंग रह गए कि वायरस ने तुरंत ही कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, रिसर्च में यह भी पाया गया कि कोरोना वायरस फेफड़ों के सेल की काम करने की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल देता है और इन्फेक्शन होने के 3 से 6 घंटे के अंदर ही सेल के न्यूक्लियस को ढकने वाली झिल्ली को भी खराब कर देता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में नए सुरक्षा कानून का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने सख्ती बरती। नए कानून के तहत वहां की पुलिस को पहले से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, जिसके खिलाफ वहां पिछले कुछ दिनों से काफी हंगामा हो रहा है, जिसे रोकने के लिए पेरिस के चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात कर दिया गया।
वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को पीटते दिखाई दिए, जिसके बाद गुस्साए लोगों का हंगामा और बढ़ गया। इतना ही नहीं, हंगामा कर रहे लोगों को वहां से हटाने के लिए उन पर पानी की बौछार भी की गई, लेकिन उन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। हालांकि पानी की बौछार से कुछ प्रदर्शनकारी सड़क पर गिर जरूर गए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार से नए सुरक्षा कानून को वापस लेने की मांग की। राजस्थान के अजमेर में चुनावी रंजिश में हुई मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वार्ड नंबर 10 में कुछ लोग बीजेपी के एक उम्मीदवार से मारपीट करते नजर आए, जिसका आरोप कांग्रेस के समर्थकों पर लगा। ये घटना तब हुई जब निकाय चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार राजू अपने समर्थकों के साथ जीत का जश्न मना रहे थे। तभी किसी बात पर कांग्रेस समर्थकों से उनकी कहासुनी हो गई। थोड़ी ही देर में मामला हाथापाई तक पहुंच गया। घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कई लोग लाठी लेकर मारपीट पर उतारू दिखे। इस बीच बीजेपी के उम्मीदवार को कुछ लोगों ने धक्का दे दिया, जिससे वो गिर पड़े। हालांकि बाद में किसी तरह से लोगों ने समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में वहां की संसद भंग करने के खिलाफ कुछ लोगों ने जमकर बवाल किया। नेपाल में आए राजनीतिक संकट की वजह से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 20 दिसंबर को संसद भंग करने का ऐलान किया, जिसके बाद से ही वहां इस फैसले का विरोध जारी है। इस कड़ी में लेफ्ट पार्टी से जुड़े छात्र संगठन भी सड़कों पर उतर आए और केपी शर्मा ओली के खिलाफ जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, संसद के बाहर जमा हुए कुछ प्रदर्शनकारी सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों से भी भिड़ गए। इससे पहले प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने वहां पटाखे जलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने से उन्हें रोक दिया गया, जिससे वो लोग भड़क गए और उन्होंने वहां मौजूद पुलिस वालों को ही निशाने पर ले लिया। जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकाने से हथियार बरामद हुए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल ने आतंकियों के ठिकाने को तबाह कर दिया। आतंकियों के इस ठिकाने से जवानों को हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। किसान आंदोलन के बीच बीजेपी सांसद सनी देओल ने दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस दौरान वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी मौजूद रहे, जिन्होंने पिछले दिनों सरकार की तरफ से कई बार किसानों से बातचीत की थी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वहां की सरकार की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में सरकार ने अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के हत्यारों को रिहा नहीं करने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने सरकार की मांग ठुकरा दी। मुंबई में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे से वीएचपी के 5 पदाधिकारी मिलने पहुंचे। मार्च की शुरुआत में राज ठाकरे अयोध्या दौरे पर जाएंगे और इसी पर यह मुलाकात हुई। दिल्ली के गाजीपुर, सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाओं पर लगी रोक जारी रहेगी। किसान आंदोलन की वजह से केंद्र ने यह फैसला लिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से सांसें रोक देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें ट्रकों की जबरदस्त टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि आदिवासी इलाके के ये लोग ट्रक से सीएम भूपेश बघेल के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। तभी उनके ट्रक को पीछे से आए एक दूसरे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि पास में खड़ा तीसरा ट्रक भी इसकी चपेट में आ गया और वहां धूल का गुबार छा गया। इस हादसे से पहले सड़क पर 2 ट्रकों में बड़ी संख्या में लोग सवार दिखे, जबकि खतरे से अनजान एक आदमी इन दोनों ट्रकों के बीच घूमता नजर आया। लेकिन तभी एक जोरदार टक्कर हुई और वहां का मंजर बदल गया। थोड़ी देर बाद धूल हटने पर चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ लोग मदद के लिए दौड़े। बताया गया कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा को गंभीर चोट आई। यूरोप के देश हंगरी में सैकड़ों लोगों ने कोरोना की वजह से लागू पाबंदियों का जमकर विरोध किया। 3 महीने से पाबंदियां झेल रहे वहां के रेस्टोरेंट और बार जैसी जगहों पर एक बार फिर से 1 महीने तक के लिए सख्ती बढ़ा दी गई, जिसे वहां काम करने वाले लोगों ने ज्यादती बताया और इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। राजधानी बुडापेस्ट से सामने आई कुछ तस्वीरों में लोगों की भीड़ एक चौराहे पर जमा होकर प्रदर्शन करती दिखी। कुछ प्रदर्शनकारी अपने हाथों में एक बैनर भी पकड़े दिखे, जिस पर पाबंदियां खत्म करने की मांग लिखी हुई थी। हालांकि प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही वहां पुलिस का एक काफिला पहुंच गया। लोगों ने शिकायत की कि न सरकार ने उन्हें अपना काम धंधा चलाने दिया और न ही उनकी आर्थिक मदद कर रही है, और इसी वजह से वो प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए। Lassan már zárva vagyunk, és nem nagyon tudunk mit kezdeni. उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोगों ने मामूली कहासुनी के बाद एक दुकानदार की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसकी तस्वीरें वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिनमें एक तस्वीर में कुछ लोग दुकान के अंदर दाखिल होते दिखे। इससे पहले कि दुकानदार कुछ समझ पाता, लोगों ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। कई लोग एक साथ उस पर घूंसों की बरसात करने लगे। इस दौरान वहां मौजूद एक महिला हमलावरों से भिड़ गई, लेकिन इसके बाद भी उन लोगों ने दुकानदार को पीटना बंद नहीं किया, और तो और वो लोग उसे दुकान से बाहर खींच कर ले गए और एक बार फिर उस पर टूट पड़े। थोड़ी देर तक मारपीट करने के बाद सभी लोग वहां से फरार हो गए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कोरोना संकट के बीच देश का जो डिजिटल बजट पेश किया। पहला, कृषि सुधार कानूनों पर मचे घमासान के बीच पेश हुए बजट में पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाने का बड़ा ऐलान हुआ। हालांकि इस सेस का असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नहीं पड़ेगा। I propose an agricultural infrastructure and development cess on a small number of items. However, while I'm applying this cess, we have taken care not to put additional burden on consumers on most items. पहली बार देश का बजट डिजिटल बनाया गया, जिसकी वजह से वित्त मंत्री ब्रीफकेस की बजाय लाल रंग के कपड़े में सजी एक टैबलेट लेकर संसद के लिए निकली। बजट भाषण के शुरुआती हिस्से में उन्होंने कोरोना संकट से जूझती अर्थव्यवस्था का जिक्र किया और रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता भी पढ़ी। Borrow the words of Rabindranath Tagore. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बताया कि बीते कारोबारी साल में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की रिकॉर्ड खरीद हुई और फायदा पाने वाले किसानों की गिनती का भी नया रिकॉर्ड बना। हालांकि बजट का कृषि से जुड़ा हिस्सा पढ़े जाने के वक्त विपक्ष नारेबाजी करता रहा। Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. हालांकि इनकम टैक्स के स्लैब में इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी लोगों को इनकम टैक्स में न तो कोई राहत मिली, न ही कोई नया बोझ बढ़ाया गया। लेकिन कोरोना संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तकरीबन सभी अहम उद्योगों की मदद के प्रावधान बजट में किए गए। इसीलिए शेयर बाजार में भी बजट पेश होने के बाद रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि बजट से उद्योगों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि किसानों की भी मदद होगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है, कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। लेकिन कांग्रेस ने दावा कर दिया कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा। हालांकि कपिल सिब्बल ने यह भी स्वीकार किया कि किसानों की यह हालत उनकी सरकार के वक्त भी ऐसी ही थी। किसान को मालूम है कि आज के दिन भी उसको जितना दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। आज की बात नहीं है, पिछले 60 साल से नहीं मिल रहा। बजट में हेल्थ केयर पर भी खर्च में बड़ा इजाफा करने का ऐलान किया गया और बड़ा तोहफा 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मिला। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 75 साल से ज्यादा उम्र वाले वो लोग जिनकी आमदनी केवल ब्याज या पेंशन से है, उन्हें अब आयकर रिटर्न नहीं भरनी हो। कोरोना संकट के कारण मौजूदा कारोबारी साल में वित्तीय घाटा देश की कुल जीडीपी का 9.5% तक पहुंचने का अनुमान जताया गया, जबकि अगले साल इसे 7% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। घाटे की भरपाई के लिए सरकार ने कई सरकारी बैंकों और कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर 1,75,000 करोड़ रुपए का जुटाने का लक्ष्य रखा है। वहीं विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 75% करने का ऐलान किया गया। प्रोविडेंट फंड में सालाना 2.5 लाख से ज्यादा रकम जमा होने की सूरत में फंड पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा। इसमें एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड दोनों शामिल होंगे, जबकि कोरोना वायरस की वैक्सीन पर खर्च के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि इस बार का बजट आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। जिन लोगों को आर्थिक मामलों की समझ है वो मानते हैं ये बजट ही आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद साबित होगा। इसलिए बजट में सबसे ज्यादा जोर देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर दिया गया है। बुनियादी ढांचा भी एक दिशा तक सीमित नहीं है। सड़क और रेल का नेटवर्क बढ़ाने के लिए भरपूर बजट की व्यवस्था की गई है, जो उद्योग के लिए जरूरी है। दूर दराज के इलाकों में अस्पताल खोलने की क्या अहमियत है, ये तो कोरोना महामारी ने हमको समझा दिखा। अब देश में 100 सैनिक स्कूल खोलकर भविष्य संवारने की पहल भी बजट में की गई। बुनियादी ढांचे में बड़ी पूंजी लगाने का सीधा सा मतलब ये भी है कि बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा, क्योंकि सड़क, रेल लाइन, अस्पताल, स्कूल बनाने के लिए इंजीनियर से लेकर मजदूर तक ये सब लगे। अमिताभ बच्चन की फिल्म हम को रिलीज हुए आज 30 साल पूरे हो गए। एक दिन पहले अमिताभ बच्चन के एक प्रशंसक ने इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा ट्वीट किया, जिसके जवाब में अमिताभ बच्चन भी ठहाके